हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ रुक करें उससे पहले मध्य प्रदेश भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। जेएमबी आतंकी केस की जांच अब एनआईए करेगी। 4 आतंकियों की गिरफ्तारी पर एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और एक ही 2 दिन में भोपाल भी आएगी एनआईए की टीम और जेएमबी आतंकियों का सारा चिट्ठा जो एटीएस के पास है अब वो एनआईए को सौंपा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिलने पर एनआईए को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, जेएमबी आतंकी केस की जांच अब एनआईए करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश एटीएस ने 12-13 मार्च की रात जेएमबी के 4 आतंकियों को ऐशबाग थाना क्षेत्र से, भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उस मामले में जब अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन जुड़ने पर अब इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए करेगी। एनआईए का दावा है कि एटीएस का दावा है कि एनआईए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और 1-2 दिन में एनआईए की टीम भोपाल पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अब एटीएस जो है इस पूरे मामले की जो जांच एनआईए के सुपुर्द कर देगी। जो जितना भी जेएमबी के आतंकियों से जुड़ा जो काला चिट्ठा था वो एनआईए के सुपुर्द कर देगी। दावा किया जा रहा है कि एनआईए की मदद सिर्फ एटीएस, मध्य प्रदेश एटीएस है, वो सिर्फ जांच में सहयोग करेगी। जो भी जांच से संबंधित जो भी दस्तावेज होंगे या फिर जांच से संबंधित जो भी दिशा मुड़ेगी उसकी उस मामले में सिर्फ एनआईए का सहयोग किया जाएगा। एनआईए की टीम कल या फिर शुक्रवार को यहाँ भोपाल पहुंच जाएगी और हो सकता है कि जो जेएमबी के 4 आतंकी 8 अप्रैल तक जुडिशरी रिमांड पर जेल में है तो एनआईए की टीम ट्रांजिट रिमांड पर लेकर इनको दिल्ली रवाना हो। चूंकि मामला बांग्लादेश जमायत मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन जुड़ने के बाद इनको एनआईए बीच में कूद गई है। एनआईए ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की है और इस नई एफआईआर दर्ज करने के बाद ये कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय जुड़ा था, इसके चलते अब एनआईए पूरे मामले की जांच करेगी। बता दें कि जो जमायत मुजाहिदीन के आतंकी हैं ये 8 अप्रैल तक जुडिशरी रिमांड पर भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। आकांक्षा जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र। चलिए, मध्य प्रदेश की इस बड़ी खबर के बाद अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की। तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों के साथ पिछले 1 हफ्ते से खैरागढ़ में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने भी प्रदेश के नेताओं के साथ ही 2 केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि खैरागढ़ में उपचुनाव के लिए प्रचार का घमासान अपने चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारक वोटों की खातिर गांव तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ही हैं, जो पिछले 4 दिनों से हर रोज करीब आधा दर्जन सभाएं कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। 3.5 साल में अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते सीएम भूपेश बघेल बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। जनता पार्टी की सोच है, वो कभी किसान को मजबूत नहीं होने देना चाहते और इसी कारण से छत्तीसगढ़ में जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला है, मजदूरों को जो पैसा मिल रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं। ये शोषण करने वालों की पार्टी है, शोषकों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी और अपने संकल्पों को पूरा करने के आधार पे और जो छत्तीसगढ़ के लिए सोचा है उसके आधार पे इस विधानसभा के लिए भी बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री जी के कांग्रेस पार्टी के ध्यान में है, उनको पूरा करने के आधार पे। इधर बीजेपी ने बुधवार को अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी का कामकाज गिनाते हुए प्रदेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी और साथ ही खैरागढ़ जीतने का दावा भी ठोका। जिले की घोषणा करने का मतलब है कि उनको लग रहा है हार दिख रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वर्कर 3.5 वर्षों में खैरागढ़ की धरती पर विकास का कोई काम किया हो वो कांग्रेस को और उनके मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। उसके पुतले जलाए गए कांग्रेस का, ये जो कैरेक्टर है कांग्रेस का,
तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कैरेक्टर अगर कांग्रेस ने उस व्यक्ति के बारे में किया है, आज उसके नाम से वोट मांग रहा है, ये तो ठीक नहीं है। कांग्रेस खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसके जवाब में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ 29 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया। साथ ही खैरागढ़ के लिए 15 साल में किए गए विकास कार्यों का पर्चा भी जारी किया। मुख्यमंत्री के नाते विकास की दिशा में भी ध्यान देने की जरूरत है। वो डेवलपमेंट पूरा का पूरा अधूरा है। 1.5 साल जनता हिसाब करेगी, 3.5 साल में कुछ नहीं किया, धर्माबारी में सीमित रह गए। आज डेवलपमेंट के मुद्दे में जब चुनाव होता है तो नगर पालिका में आगे जिला के बहुत बदल। जाहिर है जैसे जैसे मतदान की तारीख और नजदीक आती जाएगी, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी और तीखी होगी। लेकिन खैरागढ़ का ख्वाब किसका पूरा होता है, ये तो नतीजा ही बताएगा। आलोक शर्मा और सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। जगदलपुर बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुना गया। इसके लिए कार्यालय में LED लगाई गई थी, जहां कार्यकर्ताओं ने भाषण को सुना। तो वहीं मुंगेली में विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले के लिए नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो दो जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जगदलपुर और मुंगेली की। आज बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया, 42वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह देखा गया। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुना और ध्वजारोहण कर खुशियां जाहिर की। देश में जहां बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा है, वहीं छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे की ओर देखा गया। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? विपक्ष के रूप में बीते 3 साल में पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा, एक रिपोर्ट देखिए। कभी लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी आज पूरे देश की कमान संभाल रही है। 16 राज्यों में भी उसकी सरकार है। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष में बैठे बीजेपी का सवाल है, तो वो हमेशा बिखरी हुई नजर आई। बीते 3 साल में वो न तो सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा उठा पाई, न ही एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभा पाई, जिसका नतीजा है कि 2018 के बाद हुए तीनों उपचुनाव में एक भी सीट पर उसे सफलता नहीं मिली। निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी की सारी रणनीति फेल हुई, जिसे लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस भी तंज कस रही है कि गुटबाजी की शिकार बीजेपी का पतन निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का पराभव निश्चित है, क्योंकि वो शिखर में पहुंच गए हैं और उसके बाद और कोई रास्ता नहीं है। तो बहुत जल्दी ये ढलान पे अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, नेता प्रतिपक्ष का अलग गुट, ये गुटों में बटा हुआ भारतीय जनता पार्टी है। और अब उनको समझ में आ रहा है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत बात करती थी, लेकिन आज वो बात नहीं कर पा रही, इसलिए क्योंकि उनके घर में खुद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी। जाहिर है छत्तीसगढ़ में 3 साल बाद भी कांग्रेस हर चुनाव में बीजेपी पर पीस साबित हुई है। दूसरी ओर एक के बाद एक करारी हार से बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। हालांकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी ने पिछले 3 साल के दौरान विपक्ष में रहते हुए जनहित के कई मुद्दे सड़क से लेकर सदन तक उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 साल से विपक्ष में है और लगातार सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रही है, मुद्दे उठा रही है और जनता में जागृति पैदा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी 2023 में यहाँ अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी लाख दावे करे कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है, लेकिन चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पार्टी का ग्राफ 2018 के बाद लगातार गिरा है। इसके पीछे कई वजह गिनाई जाती हैं। अब जब मिशन 2023 के लिए बीजेपी चुनावी मोड में है, तो सवाल उठ रहा है कि इस वक्त वो कहां खड़ी है। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने जा रहा है और ऐसे में चर्चा चल रही है कि पुनिया को रिपीट किया जाएगा या उनकी जगह किसी दूसरे को जिम्मेदारी दी जाएगी। वैसे कयास है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास को पुनिया की जिम्मेदारी दी जाएगी। भक्त चरण दास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं और छत्तीसगढ़ से भली भांति परिचित भी है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बारे में बात करने से बच रहे हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर आए पीएल पुनिया से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाईकमान का निर्णय होता है। हम आपको बता दें 15 अप्रैल के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन चुनाव भी शुरू हो जाएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। इसी तरह से मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई टीम भी तैयार की जा रही है। इधर प्रदेश प्रभारी बदले जाने को लेकर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पीएल पुनिया और भूपेश बघेल में पिछले कुछ दिनों से 36 का आंकड़ा नजर आ रहा है, इसलिए उनका बदला जाना तय है। तो ये तो लीडरशिप की बात है, इस विषय में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक संगठन के रूप में पूरे देश में काम करती है और पुनिया जी यहाँ प्रभारी हैं और जिस प्रकार से पुनिया जी ने विधानसभा चुनाव के पहले प्रभारी बनकर बूथ तक जाने का काम किया। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से यंग इंडिया के बोल सीजन 2 की शुरुआत रायपुर से की गई। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल ने बताया कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लवरू और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास के निर्देश पर यंग इंडिया के बोल सीजन 2 की लॉन्चिंग रायपुर से की जा रही है। इसके अंतर्गत 31 मई तक गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रतिभागी आमंत्रित किए जाएंगे। उसके बाद 1 जून से 31 जुलाई तक विधानसभा और जिला स्तर पर प्रतिभागियों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिला और विधानसभा स्तर पर सफलता हासिल करने वाले प्रतिभागियों के लिए 1 अगस्त से 20 सितंबर के बीच राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय युवा कांग्रेस करेगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाले प्रतिभागियों को भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त करेगी। यंग ब्लड्स को फिर मौका देंगे कि वो अपनी बातों को हमारे बीच में आकर के रखें, गूगल फॉर्म्स के माध्यम से अप्लाई करें, अपनी बातों को हमारे साथ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे कि योग्य, काबिल और मुद्दों की समझ वाले जो वक्ता हैं वो यहाँ से चुन करके दिल्ली जाएं और राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश को और बहुत सारे युवा जो अलग सोचते हैं और काम करना चाहते हैं अपने प्रदेश के लिए, साथ ही साथ हम राहुल गांधी का जो सोच है एक नया भारत निर्माण करेंगे। वो यही सोच के माध्यम से, यही यंग इंडिया के बोल के माध्यम से, युवा का सोच के माध्यम से छत्तीसगढ़ में और भी प्रभारी बन सकेंगे। छत्तीसगढ़ में संपत्तियों की रजिस्ट्री से सरकार का खजाना भर गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार को रजिस्ट्री से करीब 2000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की तुलना में 23% से ज्यादा है। वहीं संपत्तियों की रजिस्ट्री में करीब 12.5% की बढ़ोतरी भी हुई है। रजिस्ट्री से सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए हैं और बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में साल 2021-22 में करीब 3 लाख लोगों ने पंजीयन कराया है। सरकार को लक्ष्य से 108% ज्यादा राजस्व मिला है। इस बार पंजीयन नियमों में छूट दी गई थी और माना जा रहा है कि इसी कारण से सरकार का खजाना भरा है। और साल 2018-19 में करीब 2,01,000 लोगों ने पंजीयन कराया था और इस बार जो लोगों की संख्या है वो काफी ज्यादा रही और इससे सरकार को राजस्व का भी फायदा हुआ है। आजादी के इतने साल बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। ऐसा ही एक गांव सरगुजा जिले में है। मैनपाट के अंतर्गत आने वाला परपटिया गांव बेहद पिछड़ा है। सड़क, बिजली, पानी, यहां पर हर चीज की समस्या है और हालात ये है कि इस गांव में कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाहता। ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या से नेताओं और अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन आज भी इनकी जिंदगी बेहाल है। सुध लेने वाला कोई नहीं। ना सड़क, ना बिजली और ना पानी, मूलभूत सुविधाओं को तरसता ये गांव। इस गांव में नहीं बजती शहनाई। ये सरगुजा जिले का परपटिया गांव है। मूलभूत सुविधाओं का ऐसा अभाव कि पूछिए मत। सड़क के नाम पर कुछ नहीं है। ग्रामीणों को मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर का सफर पहाड़ी रास्तों से करना पड़ता है। भला आप ही सोचिए, कोई क्यों अपनी बेटी इस गांव में ब्याहेगा।
कोई भी इस गांव से रिश्ता नहीं करना चाहता। इस गांव के ज्यादातर युवक युवती कुंवारे हैं। इनका दर्द इन्हीं से सुनिए। इस जगह हर चीज़ की समस्या है सर। विवाह के लिए समस्या आती है, जिसे मान के चलिए कोई संबंध घर के बहन बेटी है तो उसका मम्मी पापा भैया लोग आते हैं तो बोल देते हैं कि यहाँ रोड नहीं है, लड़की नहीं देंगे। विवाह के लिए भारी समस्या है। बारात वारात कहीं आता है तो वो मान के चलिए 7 किलोमीटर दूर में बारात छोड़ करके पैदल आना पड़ता है। सड़क तो इस गांव में है ही नहीं। मजबूर होकर ग्रामीण खुद ही सड़क बनाने में जुटे हैं। पहाड़ काटकर यहाँ के लोग 7 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं ताकि इनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। दिन रात पहाड़ का सीना तोड़कर सड़क बनाने में जुटे रहते हैं। इन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। सर हम लोग देखिए इस रोड को काहे के लिए बना रहे हैं कि हम लोगों के लिए सुविधा नहीं है सर। अब बच्चे लोग यहाँ से रहते हैं तो कम से कम यहाँ से ललिया जाते हैं सर 8-9 किलोमीटर पड़ता है सर। यहीं के बच्चे लोग भी जाते हैं, यहाँ से फिर जा रहे हैं करपटिया स्कूल सर। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नेता अफसरों से गुहार न लगाई हो, लेकिन इन गरीबों की सुनता कौन है। इन्हें तो बस आश्वासन ही मिलता है। अब ये जाएं तो जाएं कहाँ। हम लोग बोल देखे, विधायक भैया को भी बोल देखे कि कितने बार आवेदन देते कि हम लोग थक गए। यहीं पे दिए थे, फिर बीओ भी कलेक्टर के पास भी दिए थे आवेदन। 2-3-4-5 साल हो गया और इस रोड को हम लोग बनाते बनाते भी थक गए। हम लोग कि कम से कम मरम्मत के लिए तो कम से कम पैसे वगैरह दे दो। बात पीने के पानी की करें तो इसके लिए भी यहाँ के ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ढोढ़ी का दूषित पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। इस गांव में शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। एक हाथ से अपने बच्चों को संभालती हैं तो दूसरे हाथ से पानी की बोतल। अब धीरे धीरे महिलाओं की हिम्मत जवाब दे रही है। कहती हैं जब तक हाथ पैर चलेगा तब तक लाएंगे, आगे भगवान जाने। पानी तो दे नदी दिखाता है ढोड़गा का लापिथन ए भेर है, ढोड़ी नहीं है ना कुछ नहीं है। किसे करबो? हाथ गोड़ चला तले तो डोहात है ना, हाथ गोड़ धीरे से आन होगो तब तो नहीं सकबो। सरगुजा कलेक्टर को भी इस गांव की बदहाली के बारे में पता है। उनका कहना है कि इस गांव के लिए योजना बनाकर सड़क निर्माण कराया जाएगा। मूलभूत समस्याओं की बात है तो मैनपाट क्षेत्र में और जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर लगातार ही इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। बहुत सारी सड़कें विगत वर्षों में स्वीकृत हुई है, निर्माणाधीन है, कुछ पूर्ण भी हुई है और वर्तमान बजट में भी बहुत सारी सड़कें वहाँ पर स्वीकृत हुई है। यही हाल बिजली का भी है। वाकई में इस गांव में उन नेताओं को आने की जरूरत है जो अपने दावे और वादे की लंबी फहरिस्त दिखाकर वाहवाही लूटते हैं। इस गांव में एक रात गुजारेंगे तो शायद समझ आए कि जनता किस हाल में है। जिम्मेदारों को सुध लेने की जरूरत है ताकि इन ग्रामीणों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।